नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे BHU, ICR, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइज़र, इनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जैविक यानी कि कार्बनिक पदार्थ के शीघ्र सड़ाव में सहायक है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो नाइट्रोजन है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। बाकी यहाँ पर मैग्नीशियम के बारे में, ये क्लोरोफिल में सहायक होता है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निकोलस द्वारा क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द कब प्रतिपादित किया गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निकोलस द्वारा यानी कि डीजे जो निकोलस हैं, इनके द्वारा क्रियात्मक पोषक तत्व शब्द कब प्रतिपादित किया था। वर्ष 1939 को, वर्ष 1952, वर्ष 1961, वर्ष 1965। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, वर्ष 1961 में। यहाँ पर वर्ष 1939 देख रहे हैं, ये यानी कि स्ट्राउड द्वारा अनिवार्यता का पोषक तत्व के बारे में बताए गए थे। एक चीज़ और आपको याद होना चाहिए कि क्रियात्मक जो पोषक तत्व है, क्रियात्मक पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व हैं जो क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं, जिनको हम लाभदायक पोषक तत्व भी कह सकते हैं, लाभदायक पोषक तत्व भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, सोडियम हो गया, वेनेडियम हो गया, उसके बाद Si हो गया और CO यानी कि कोबाल्ट हो गया। ये 4 जो होते हैं ये क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और डीजे निकोलस ने ही कहा था कि पादप अपनी लाइफ साइकिल बिना इसके पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, पोषक तत्व के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पौधों में गतिशीलता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के मध्य भाग पर कमी के लक्षण प्रदर्शित करता है। कैल्शियम, कॉपर, सल्फर या Zn। तो यहाँ बात करेंगे, कैल्शियम जो है ये ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं उस पर अपने लक्षण प्रकट करता है। यहाँ पर कॉपर की बात करें तो ये जो न्यू पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, उस पर ये अपनी लक्षण प्रकट करता है, नई वाली पत्तियाँ, और ये टॉप वाली पत्तियों पर। और सल्फर जो है ये भी नई पत्तियों पर ही अपने लक्षण प्रकट करते हैं। और Zn की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर पूछा था कौन सा पोषक तत्व पौधों के मध्य भाग, ठीक है, यहाँ पर मध्य भाग पूछा था, तो यहाँ पर Zn एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा, देखते हैं ऑप्शन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटास। मैग्नीशियम जो होता है ये पर्णहरित के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पर्णहरित के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस जो होता है रूट के लिए अच्छा होता है, और दूसरा ये एनर्जी के लिए जिम्मेदार होता है। तो 2 चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, फास्फोरस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है तो आपको बताना है इसकी कमी को दूर करने के लिए प्रति हेक्टेयर कितनी आवश्यकता होती है। 10 से 20 किलोग्राम, 25 से 50 किलोग्राम या 20 से 25 किलोग्राम या 10 से कम। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 से लेके 50 किलोग्राम। ठीक है, 25 से लेके 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है मैग्नीशियम सल्फेट की। तो यहाँ बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है और सल्फेट की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ याद रखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर मैग्नीज की मात्रा यानी
मैग्नीशियम की मात्रा 9.5% होता है, और सल्फ़र की बात करें तो 12% इसमें सल्फ़र होता है। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तिलहनी फसलों के लिए विशेष उपयोगी है? सल्फ़र, पोटास, नाइट्रोजन या Zn? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सल्फ़र। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ़र क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक में कौन कौन से आते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, सल्फ़र हो गया, बोरान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन इसलिए होता है NO-3, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, MO हो गया और Cl, ये सब जितने हैं ये सब किस प्रकार के हैं? ऋणात्मक हैं, ठीक है, और बाकी धनायन में, इसके अलावा जितने भी आएंगे धनायन में हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण सरसों की फसल की पत्तियां मुड़कर प्याले नुमा हो जाती हैं? कैल्शियम डिफिशिएंसी के कारण, बोरान, सल्फ़र या फास्फोरस? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है सेल डिवीज़न में काम करता है, ठीक है, सेल डिवीज़न में काम करता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन कट गया। और बोरान की बात करें, ये परागण में सहायक होता है, ठीक है, पॉलिनेशन में सहायक होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ़र। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस की बात करें तो ये रूट के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, रूट के लिए जिम्मेदार होता है, और इसकी कमी से अगर फास्फोरस की कमी हो जाती है तो जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? बैगनी रंग की हो जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्वार का सफ़ेद कलिका जिसको व्हाइट वर्ड के नाम से जाना जाता है, रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी के कारण, मैग्नीशियम, Zn या La? तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम की कमी के कारण जो रोग होते हैं उसको BER जो टमाटर में होता है, ब्लेजम एंड रोट होता है, ठीक है, BER के नाम से जाना जाता है। एक होता है कैविटी स्पॉट, ठीक है, कैविटी स्पॉट, ये भी कैल्शियम के कारण ही होता है, ठीक है, कैल्शियम के कारण ही कैविटी स्पॉट और BER होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा Zn, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर Zn की कमी है तो वाइट बर्ड रोग हो जाता है, और इसमें क्या होता है? पत्तियाँ जो होती हैं किस प्रकार की हो जाती हैं? लिटिल लीफ हो जाती हैं, यानी कि पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि Zn की कमी के कारण जो राइस है यानी कि धान है उसमें खैरा रोग लग जाता है, ठीक है, खैरा रोग लग जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलदार वृक्षों में फल की गुठलियां नहीं बनती? ठीक है, कौन सा ऐसे पोषक तत्व की कमी हो जाने पर फल वाले वृक्ष जो होते हैं उसमें गुठलियां नहीं बन पाती? कैल्शियम, MO, मोलिब्डेनम, Fe या नन ऑफ दीज? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दोस्तों ये जो सीरीज है ये एग्रीकल्चर टीए और कैन सुपरवाइजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक किसका है? Fe की कमी से, या Zn की कमी से, या N2 की कमी से, या Mn की कमी से? तो Mn कमी जो है ये क्या होता है? क्लोरोफिल में सहायक होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Zn की कमी से क्या होता है? मक्के की जो पत्तियाँ होती हैं वो ऊपर वाली सफ़ेद हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधक युक्त एमिनो एसिड है? ठीक है, आपको बताना है सल्फर युक्त एमिनो एसिड कौन सा है इसमें से? सिस्टीन या सिस्टाइन या टायरोक्सिन या ए और बी दोनों सही है। तो सल्फर युक्त यानी कि गंधक युक्त जो एमिनो एसिड है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। एक होता है सिस्टीन, ठीक है, एक होता है सिस्टीन, दूसरा होता है सिस्टाइन, ठीक है, और तीसरा होता है मेथियोनिन, ठीक है, मेथियोनिन। तो ये तीन जो होते हैं ये गंधक युक्त एमिनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
सिस्टीन भी है, सिस्टाइन भी है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व है। ठीक है, संयुक्त रूप से कौन से लिए जाने वाले पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर या Fe, मैग्नीशियम, बोरान, Zn। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और बोरान। ये कैसे उर्वरक हैं? संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्मक चुनाव करना है। ठीक है, कौन सा इनमें इनकरेक्ट है इसका आपको चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व क्या CHO है, या बृहद पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और यहाँ पर Cu, Mn, Zn। ठीक है, तो यहाँ पर प्राथमिक पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व NPK, या द्वितीयक पोषक तत्व जिसको गौण पोषक तत्व कहा जाता है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीयक पोषक तत्व सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तो राइट है। प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये भी सही है। और यहाँ संरचनात्मक पोषक तत्व ये भी सही है CHO। इसके साथ साथ कभी कभी इसमें संरचनात्मक पोषक तत्व के अंदर लिया जाता है NPS को भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, NPS को भी जोड़ दिया जाता है इसमें CHO के साथ। तो ये भी संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो यहाँ पर ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये होते हैं इसमें बृहद पोषक तत्व। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पोषक तत्व जो पौधों में 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बृहद पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, बृहद पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी मात्रा 1 ppm से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, 1 ppm से अधिक होती है। और यहाँ पर अति सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा 1 ppm से कम होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, संरचना निर्माण वाले पोषक तत्व जैसे CHO। ठीक है, जैसे CHO। दूसरा ऑप्शन है एंजाइम क्रियाशील वाले इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण में सहायक तत्व पोटास, सोडियम और क्लोरीन। उसके बाद आयरन संतुलन के लिए आवश्यक पोषक तत्व पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डी ऑप्शन है ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण और बद्ध ऊर्जा निर्माण में सहायक पोषक तत्व नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, बी ऑप्शन में एंजाइम क्रियाशील में जो पोषक तत्व होते हैं सहायक, वो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम क्रियाशील में पोटास, सोडियम और क्लोरीन सहायक नहीं होते, इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व सहायक होते हैं एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने में। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। ठीक है, इसमें से बेमेल चुना है, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एंजाइम सक्रियता इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण में सहायक Fe, Mn, Zn, Cu, बोरान या मोलिब्डेनम, क्लोरीन। उसके बाद बी ऑप्शन है कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में सहायक पोषक तत्व पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरस, Zn, Mn, Cu, Mo, Na, Ci। ठीक है, उसके बाद रेडॉक्स सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक परिवहन में घटक तत्व फास्फोरस, सल्फर, फेरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। उसके बाद डी ऑप्शन है परासरण नियमन में
आयनिक नियमन में सहायक पोषक तत्व कौन से हैं? पोटास है, सोडियम है, क्लोरीन है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा था, बेमेल पूछा था, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है, इसलिए नहीं, यहाँ पर क्लोरीन जो है ये नहीं है। ठीक है, बाकी फेरस, मैग्नीशियम, Zn, CO, बोरान, MO ये सब एंजाइम क्रियाशीलता में भाग लेते हैं, लेकिन Ci ये नहीं भाग लेता है ना, क्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है, इन दोनों को मिलाप करना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोपिंग का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे प्रोपिंग का संबंध हो जाएगा मूंगफली से, फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, लेकिन किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद बीटर पिट किस में होता है? तो ये आपको बताना है। तो बीटर पिट होता है सेब में, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये भी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी की कमी के कारण होता है। उसके बाद ब्लोजम एंड रोट। ठीक है, ब्लोजम एंड रोट किस में होता है? कौन सी क्रॉप में होता है? तो ये आप याद रखेंगे, ब्लोजम एंड रोट होता है टमाटर में। ठीक है, लेकिन ये भी होता है किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। उसके बाद केविटी स्पॉट की बात करें तो ये होता है गाजर के अंदर। ठीक है, ये भी कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण ही होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ, उसके बाद सेकंड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलान कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उर्वरक को किसान खाद, सोना खाद और नाइट्रोचाक के नाम से जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन खाद के नाम से भी जाना जाता है, कैन किसान के नाम से जाना जाता है। ये किस प्रकार की खाद होती है? तो ये उदासीन उर्वरक होता है। ठीक है, उदासीन उर्वरक होता है, याद रखेंगे। और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 25 से लेकर 26% इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दूसरी बात करेंगे अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 33% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी को हम किसान खाद, सोना खाद और नाइट्रोचाक के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्यूरेट के संबंध में, ठीक है, आपको बताना है ब्यूरेट के संबंध में कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन का चुनाव करना है ब्यूरेट के संबंध में, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्यूरेट एक हानिकारक रासायनिक पदार्थ है जो कि फसलों के लिए हानिकारक होता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं दूसरा, ब्यूरेट यूरिया के 2 कणों से मिलकर बना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। उसके बाद बात करेंगे तीसरा है उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार। ठीक है, उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित हुआ था? तो ये आपको याद होना चाहिए 1957 में। ठीक है, तारीख याद रखेंगे। के अनुसार यूरिया में ब्यूरेट की मात्रा मृदा के लिए 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में यूरिया में ब्यूरेट की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ चौथा ऑप्शन देखेंगे, पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया के 5% सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। ये एकदम यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, केवल 4, बाकी 3 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल एवं एकल उर्वरक का उदाहरण है पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम फास्फोरस या डाई अमोनियम फास्फेट या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि इसके अंदर पोटास की मात्रा पाई जा रही है और सल्फर की मात्रा पाई जा रही है। बाकी अमोनियम सल्फेट की बात करें तो अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस, और डाई अमोनियम फास्फेट इसके अंदर भी नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें दोनों ही मुख्य पोषक तत्व तो मिल जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अग्रिम कलिका किस पोषक तत्व की कमी से सूख जाती है? मोलिब्डेनम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सूखते ही क्या होता है, इसकी जो कलिका होती है हुकनुमा हो जाती है। ठीक है, हुकनुमा में बदल जाती है, हुक जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है, इन दोनों को सुमेलित करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पुरानी पत्ती की सिराओं का मध्य पीला होना। ठीक है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनकी सिराएं के जो मध्य वाला भाग होता है उसका पीलापन किसके कारण होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। ठीक है, उसके बाद पुरानी पत्तियों का झुलसना, पुरानी पत्तियां किसके कारण झुलस जाती हैं, तो पोटास की कमी के कारण और Cl की कमी के कारण पुरानी पत्तियां झुलस जाती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद पुरानी पत्तियों का बैंगनी रंग में परिवर्तित होना, ये होता है फास्फोरस की कमी के कारण। उसके बाद पुरानी पत्तियों का वी आकार का पीला पड़ना। ठीक है, वी आकार में पीला पड़ जाना, ये होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। अब आप देख सकते हैं किसके किसके साथ, पहला ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएगा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, 2 ऑप्शन के साथ जाएगा 1, यानी 4 3 2 1, इस प्रकार से आप मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिन उर्वरकों में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एकल उर्वरक कहते हैं, मिश्रित उर्वरक कहते हैं, संयुक्त उर्वरक कहते हैं, या उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। तो ऐसे उर्वरक को क्या कहता है, कंबाइंड फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे संयुक्त उर्वरक कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का प्रथम कृत्रिम उर्वरक है। ठीक है, कौन सा विश्व का प्रथम कृत्रिम उर्वरक है। यहाँ पर देखेंगे तो यूरिया, SSP, DAP या KCl। तो इन चारों में से बताना है कौन सा विश्व का प्रथम कृत्रिम उर्वरक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा SSP, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे SSP में कितनी मात्रा में नाइट्रोजन NPK पाया जाता है, या कह सकते हैं 3 चीज़ें इसमें पाया जाता है। एक तो पाया जाता है सल्फर, दूसरा पाया जाता है इसमें फास्फोरस, तीसरा पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो 18.5% पाया जाता है, और यहाँ पर फास्फोरस की बात करें तो यहाँ 16% फास्फोरस पाया जाता है। यहाँ सल्फ़र की बात करें तो यहाँ पर 12% सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट की तुल्यांकी क्षारीयता कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्षारीयता पूछा है, सोडियम नाइट्रेट की तुल्यांकी क्षारीयता कितनी होती है, 93, 80, 29 या 25। तो यहाँ पर यह ध्यान देंगे 93 और 80 ये किस प्रकार के हैं, ये अम्लता है। ठीक है, अम्लता है। और यहाँ पर क्या पूछा है, क्षारीयता पूछा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 29। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, तो याद रखेंगे सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनको आप याद रख कर लेंगे CHO। ये संरचनात्मक पोषक तत्व होते हैं, इनके साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संरचनात्मक सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन भी है यहाँ पर, और फास्फोरस भी है, और पोटेशियम इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, फास्फोरस के साथ क्या करता है नाइट्रोजन, जो है फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन ये संतुलन बनाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर पोटास नहीं होगा, सी ऑप्शन। बाकी ये चीज़ें आप याद रखें, CHO, NPS। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 15, 17, 21 या 19। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 पोषक तत्व। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, निम्नलिखित में से कौन सा
क्रिस्टल उर्वरक है। ठीक है, क्रिस्टल उर्वरक का मतलब है जिससे ऐसे कोई उर्वरक होते हैं जिसके अंदर चमक पाई जाती है। ठीक है, वैसे उर्वरक को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल उर्वरक कहा जाता है जिसके अंदर चमक पाई जाती है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन अमोनियम सल्फेट, DAP, SSP या जिप्सम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। यह एक प्रकार का क्रिस्टल उर्वरक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश में पोटास उर्वरक तैयार किए जाते हैं। ठीक है, गाजियाबाद में, हैदराबाद में, बेंगलुरु से या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारे यहाँ पोटास निर्भर नहीं है आमतौर से, लेकिन हम विदेशों से क्या है आयात पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आयात पर निर्भर करते हैं, वहाँ से सामान को मंगाकर यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो कहाँ से सामान मंगाते हैं? मान लीजिए अफ्रीका से मंगाया जाता है, अफ्रीका हो गया, रूस हो गया, ठीक है, और कनाडा हो गया। यहाँ से हम सामान को मंगाकर यहाँ पर हैदराबाद में तैयार करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। बी ऑप्शन राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया। ठीक है, 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निकेल। ये सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। 92 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 20 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम या 300 किलोग्राम। तो इसका एक सूत्र होता है RD इंटू AI। ठीक है, तो इंटू 100 ये सूत्र होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? 92 किलोग्राम दे रखा है, 46 किलोग्राम नाइट्रोजन पाई जाती है इंटू 100। तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 100 बराबर 200। ठीक है, 200 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस की गणना करने के लिए P2O5 को गुणा करना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है। फास्फोरस की गणना करने के लिए P2O5 को कितने से गुणा करना चाहिए? 3.258। ये तो एकदम गलत है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देखें 2.146, ये भी नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन 0.437, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, किससे गुणा करते हैं? 2.29 से इससे गुणा कर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयरन पाइराइड में कितने प्रतिशत सल्फर पाई जाती है? 22 से 24, 15 से 18, 18 से 20 या 40 से 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 से लेके 24% तक इसके अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सर्वाधिक नत्रजन पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एनहाइड्रस अमोनियम। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। एनहाइड्रस अमोनियम के अंदर 82% तक इसके अंदर क्या पाई जाती है? नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम का नाइट्राइट में परिवर्तन हेतु कौन सा जीवाणु आवश्यक होता है? ठीक है, अमोनियम का नाइट्राइट में परिवर्तन हेतु कौन सा जीवाणु आवश्यक होता है? नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास या नाइट्रोबैक्टर या बेसिलस। इन चारों में से बताना कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जैसे देखेंगे NH2 को किस में परिवर्तित होगा? NO2 ऋण आयन में परिवर्तित होगा। उसके बाद किस में परिवर्तित होगा? NO3 ऋण आयन के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो करेगा नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। और यहाँ पर कौन सा करेगा? नाइट्रोबैक्टर करेगा, नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों ही जो जीवाणु हैं ये ऑक्सीकरण करते हैं। यहाँ भी ऑक्सीकरण होगा और यहाँ भी क्या होगा? ऑक्सीकरण ही होगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण में प्रभावी कौन होता है? तो ये होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, सबसे ज़्यादा करता है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। चलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।